क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो उसमें अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू किस तरह के होते हैं, हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू किस तरह के होते हैं, एरियुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का मतलब क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, बोन्स के बारे में देखा हमने, कार्टिलेज के बारे में देखा हमने, ब्लड के बारे में बात किया हमने। ठीक है ना बेटा? तो हम जो है पिछली क्लासेस में कई सारे फंडामेंटल्स को समझ चुके हैं। याद रखिएगा बेटा, इस जो हमारी पिछली जो क्लासेस हो चुकी हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है वो है, जिसको बार बार रिवाइज करना है, वो है एपिथेलियल टिश्यू की कौन सी एपिथेलियम कहां पर पाई जाती है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल कि फारिंग्स के अंदर किस तरह की एपिथेलियम होती है, फेलोपियन ट्यूब में किस तरह की एपिथेलियम होती है, बक्कल म्यूकोसा जो है वो जो बक्कल कैविटी उसके अंदर म्यूको जो है एपिथेलियम किस तरह की होती है। ठीक है? इंटेस्टाइन में एपिथेलियम किस तरह की होती है। ठीक है ना? तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये दिमाग में रखना है आपको। तो जो एनसीईआरटी में जितने भी तरह की एपिथेलियम दे रखी है बेटा, तो मैंने आपको चार्ट भी प्रोवाइड किया हुआ, तो आप एक काम कीजिएगा बेटा, तो ये एपिथेलियम जो है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने हाथ से लिख लेंगे बेहतर रहेगा। के और उसको टेबल के सामने लगा लीजिएगा। के 2-4 बार रिवाइज कीजिए। मैं आपसे लगातार डीपीपी में क्वेश्चन कर रहा हूं उसके ऊपर, क्योंकि वो याद रहना चाहिए आपसे, क्योंकि वो देखो बेटा, वो एक क्वेश्चन आता है और वो कंफ्यूज कर देता है। ठीक है ना? इसलिए एकदम क्लियर रहना चाहिए कौन सी एपिथेलियम कहां पर मिलती है, और ये आपको पूरी लाइफ लॉन्ग भी काम आएगा। ठीक है? फिर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखा हमने कि कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, कि किस तरह के फाइबर, रेटिकुलर फाइबर क्या होते हैं, मास्ट सेल, तो हमने काफी सारी पिछली क्लास में बात की है। तो चलिए अभी हम तीसरे प्रकार के टिश्यू पर बात करेंगे, मस्कुलर टिश्यू के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं बेटा उसमें। ठीक है? चलिए, तो अभी हम बात करेंगे बेटा मस्कुलर टिश्यू के ऊपर के। आप देख रहे हैं, आपको इस तस्वीर में साफ साफ को दिखाई पड़ रहा है इसमें इमेज में, कि यदि हम इनएक्टिव रहते हैं, यदि हम मसल्स का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, तो मसल्स जो है वो फाइबर उसके जो है वो पतले होने लगते हैं। हम बोलते हैं हाइपोट्रॉफी हो गया मसल्स कट के, और जो है वो हाथ और पैर पतले पतले नजर आने लगेंगे हमको, मसल छोटे छोटे होने लगेंगे यहाँ पेट के। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो याद रखिए एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि मसल फाइबर की, मसल्स की हाइपरट्रॉफी होती है, साइज बढ़ जाता है उसका। तो आप देख रहे हैं कि इनएक्टिव और एक्टिव, यानी हम लोग जैसे एज ए डॉक्टर, यदि मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं उससे पूछता हूं भाई आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं, क्या करते हैं आप, तो वो उसको मुझे पूछने से पहले मैं उसे देखकर अंदाजा लगा लेता हूं। यदि वो फिजिकल वर्कआउट करता भी है तो वो केवल रनिंग करता है उठ के, यानी वेट ट्रेनिंग हुआ, नॉर्मल एक्सरसाइज हुआ, ठीक है, उठक बैठक करना हुआ, उठ के पुशअप्स लगाना हुआ, वो सब वो नहीं करता हुआ, केवल और केवल वॉक करता होगा, दौड़ता होगा उठ के। कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन सेहत के लिए सबसे अच्छा क्या है? सेहत के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप रनिंग भी करें, वॉकिंग भी करें आप, ठीक है। इसके अलावा आप पुशअप्स भी कीजिए, आपके स्क्वाट्स भी लगाइए आपके, मतलब मसल ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी एक्सरसाइज के, क्योंकि उससे आपके ग्लूट रिसेप्टर्स भी ओपन होते हैं उससे, और ग्लूकोज का बेटर यूटिलाइजेशन बॉडी कर पाती है इसके। तो चलिए, तो हम पूरी बॉडी में अब मैं जो मसल्स मिलती हैं हम उनके बारे में बात करेंगे इसके। तो देखिए, हम देख रहे हैं, हम जानते हैं बेटा कि टेंडन और लिगामेंट में फर्क क्या होता है। मैंने आपसे कहा था लिगामेंट जो होते हैं वो बोन टू बोन कनेक्शन होते हैं, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्शन होते हैं, और टेंडन जो होते हैं वो इस मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक ना? स्पेशली हम देख रहे हैं बेटा, देखो आप ना कि जो स्केलेटल मसल होती है वो बोन से कनेक्टेड मसल होती है, ठीक है, वॉलंटरी मसल होती है, और ये स्केलेटल की मूवमेंट में रोल प्ले करती है। देखो सिंपल सी बात है, हम अपने जैसे मैं अपने हैंड को ऐसे फोल्ड क्यों कर पा रहा हूं बेटा, क्योंकि जो है यहाँ पर मसल है इसे पुल कर रही है। तो देखिए आप है ना, ये बोन है, देखिए डिस्टल बाइसेप टेंडन, प्रॉक्सिमल बाइसेप टेंडन, और ये बाइसेप मसल देख रहे हैं बेटा, ये बाइसेप मसल है, दिस इज दी बाइसेप, ये बाइसेप मसल है, हम देख रहे हैं टटके, और ये क्या कर रही है? पुल कर रही है। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं आप टटके। तो ये जो है जो मूवमेंट है वो मसल्स के थ्रू, मसल ही स्केलेटल को खींचता है टटके। तो मसल फाइबर और जो मसल्स हैं, मसल्स आर मस्कुलर टिश्यू जो है वो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बगैर किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो सकता है। इनवॉलेंट्री मसल्स है हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ना बेटा, तो वो भी एक तरह का मूवमेंट है, किससे होता है? मसल्स के थ्रू होता है। हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, दैट इज अगेन ए मूवमेंट,
वो भी किससे होता है, कार्डियक मसल से होता है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में एक फर्क है, जब डिस्प्लेसमेंट साथ में होगा तो उसे हम लोकोमोशन बोलेंगे। मैं यहां से चल के यहां चला गया, दिस इज दी लोकोमोशन के, लेकिन मैं एक जगह पे खड़ा हूं, दिस इज दी मूवमेंट के। तो मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है के, तो मूवमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो कार्डियक मसल की हम बात करते हैं, जैसे हमने आपसे कहा था कि कार्डियक मसल केवल हमको हार्ट में देखने मिलती है इनके, और ये जो मसल्स होती हैं बड़ी यूनिक मसल होती हैं, इसलिए बड़ी यूनिक मसल होती है कि इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है पंपिंग के लिए के। इनमें हमको विशेष तरह की डिस्क देखने मिलती है जिनको हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको बेटा, हम इनको हम जो है वो इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, और ये सेल्स आपस में इसके थ्रू जुड़ी होती है, इसलिए कार्डियक मसल में बेहतर कोऑर्डिनेशन हमको देखने मिलता है। ये जो है वो इनवॉलेंट्री काम करती हैं, पर ये दिखती जो है वो स्ट्रेट मसल रेखित मांसपेशियों के समान दिखाई पड़ती है, पर ये इनवॉलेंट्री काम करती हैं, लगातार काम करती हैं। काम नहीं करेंगी तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, ठीक है। देखिए आप है ना, आप देख रहे हैं ये कार्डियक मसल, हम देख रहे हैं कि एट्रियम में ऐसा होता है, वेंट्रिकल में इस तरह का दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं कि इनवॉलेंट्री मसल जो स्मूथ मसल होती हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती हैं, कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होती है, कि हमारे कई सारे इंटरनल मूवमेंट जो होते हैं जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वहां पर स्मूथ मसल्स रोल प्ले करती हैं, ठीक है। देखिए आप है ना, आप देख रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर आपको दिखाई पड़ रही है बेटा, आप देखिए इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथेलियम दिखाई पड़ रही है उसमें आप देख रहे हैं कई सारे माइक्रोबिलाई आपको दिखाई पड़ रहे हैं, म्यूकोसा लेयर दिखाई पड़ रही है आपको यहाँ पे के। उसके अंदर नीचे देखेंगे तो आपको जो है वो सर्कुलर मसल्स दिखाई पड़ेंगे, आपको सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स की सर्कुलर लेयर दिखाई पड़ेगी और लॉन्गिट्यूडनल लेयर दिखाई पड़ेगी के। तो जो मूवमेंट होगा बेटा वो मूवमेंट पेरिस्टालसिस ऐसा मूवमेंट होता है जिसके थ्रू फूड को इंटेस्टाइन में आगे की ओर बढ़ाते हैं। जब हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे तब हम इस पर बात करेंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उनके अंदर देयर इज ए मूवमेंट जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, और उस मूवमेंट के लिए जो है वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, स्मूथ मसल जो इंटेस्टाइन में होती है वो रोल प्ले करती है उसमें के। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है। कुल मिलाकर आप इसका मतलब हम समझ गए कि मसल्स जो है वो तीन तरह की होगी। एक तो हो गई स्केलेटल मसल्स जो कि स्ट्रेट मसल्स हैं, रेखित मांसपेशियां हैं। स्केलेटल मसल जो है स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी होंगी और जो है वो हमारे स्केलेटल को मूव करने में रोल प्ले करेंगी। इसके दूसरी होती है स्मूथ मसल जो विसरल ऑर्गन में होंगी और उनके मूवमेंट में हेल्प करेंगे, और तीसरी होती है कार्डियक मसल जो केवल और केवल हार्ट में देखने मिलेंगी। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल दोनों इनवॉलेंट्री की कैटेगरी में आती हैं। स्मूथ मसल हुआ बेटा और कार्डियक मसल हुआ, ये दोनों इनवॉलेंट्री मसल होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल का मतलब ये है कि इनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते इनके, और वॉलेंट्री मसल मतलब जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलेंट्री मसल है, वो होती है स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब देखते हैं हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम मसल टिश्यू के ऊपर, ठीक है। सुनो बेटा के, जो आप एक मसल देखते हो ना, कोई भी एक मांसपेशी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बाइसेप है, कोई भी एक मसल हम देखते हैं तो वो जो एक मसल होती है वो एक बड़े पैकेट के समान होती है, उसके ऊपर एक बड़ी सी जो है वो लेयर होगी उसके ऊपर के। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि हर एक मसल जो होती है वो एक प्रकार से एक बड़े पैकेट के समान होती है। उस पैकेट में कई सारे फेसिकुलाई होंगे, कई सारे गुच्छे होंगे मांसपेशियों के, और उन गुच्छों के अंदर फिर मसल फाइबर होंगे, और हर एक मसल फाइबर एक सेल होगा, मस्कुलर सेल होगा के, और उस मसल फाइबर में कई सारे मायोफिब्रिल हमको देखने मिलेंगे। चलिए देखते हैं आगे हम इमेज को, पहले देखते हैं क्या लिखा है यहां पे। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन दी पैरेलल अरेंज, ठीक है। देखिए हर एक मांसपेशी जो मसल जो होती है वो लंबे सिलेंड्रिकल फाइबर से बनी होती है जो एकदम पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। और ये जो फाइबर होते हैं ये भी कई सारे बारीक बारीक फिब्रिल से बने होते हैं, और इन बारीक फिब्रिल को क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल कहते हैं। और इन मसल फाइबर को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम मसल फाइबर के, ठीक है, मसल फाइबर। और मसल फाइबर से को बनाने वाले फाइन थ्रेड क्या होते हैं, वो मायोफिब्रिल कहलाते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान से बात सुनिए, क्या बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में क्या कहा गया, साफ साफ बताया गया कि एक मसल जो होती है, मांसपेशी जो होती है, वो कई सारे लंबे सिलेंड्रिकल पैरेलल प्रकार से एक दूसरे के पैरेलल अरेंज जो है वो फाइबर से बना होता है, और ये होते हैं मसल फाइबर के। और दीज फाइबर मतलब किसकी बात करें, मसल फाइबर की बात करें, आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल, ये कई सारे बारीक बारीक तंतुओं से बने होते हैं, और इन तंतुओं को बोलते हैं मायोफिब्रिल कहते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत करना बेटा, मायोफिब्रिल इज द कंपोनेंट ऑफ द मसल फाइबर के, और मसल फाइबर के मिलने पर मसल्स बनती है, ठीक है। अगली लाइन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है
मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अपने आप को शॉर्ट कर देगा तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, और रिलैक्स जाएगा, लंबा हो जाएगा, रिलैक्स जाएगा तो उसको रिलैक्सेशन बोलेंगे के। तो ये जब इनको स्टिमुलेशन मिलता है, जब इनको स्टिमुलस मिलता है, अब वो स्टिमुलस कैसे मिलता है हम आगे जब मसल्स को की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। जब मसल्स को स्टिमुलस मिलता है, न्यूरोट्रांसमीटर वहां पर रिलीज होता है, नर्व इंपल्स उसको जो है वो स्टिमुलेट करती है, तब मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या क्लियर? तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और सबसे यूनिक प्रॉपर्टी जो है मसल्स फाइबर की वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, इसलिए वो मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? देन रिलैक्स, लेंथन एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन ए कोऑर्डिनेट फैशन के। तो जो मसल फाइबर होते हैं दे कैन, जब उनको स्टिमुलस मिलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, स्टिमुलस का असर खत्म होता है, फिर से वो रिलैक्स करते हैं, और यही मूवमेंट का आधार होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा के, जो मैं आपसे कह रहा था बेटा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, और क्योंकि जब आगे बेटा हम जब जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम मसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे हम। मैं कह रहा हूं आपसे, जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे ना, तो आप ये लेक्चर ढूंढ, जब लोग वो मसल कॉन्ट्रैक्शन लेक्चर ढूंढ कर आप दोबारा देखेंगे। मैं कह रहा हूं आपसे, तो तब हम जो है डिटेल में बात करें, लेकिन उसके लिए पूरे फंडामेंटल इसी यहीं पर बनाना जरूरी है कि किस तरह का होता है मसल के। देखो बेटा, ये एक मसल दिखाई पड़ रहा है हमें, एक मसल हटके, एक मसल जो है वो एक बड़े पैकेट के समान हटके, देखिए आप, बड़ा पैकेट दिख रहा है हमको के, उसके पैकेट का एक हिस्सा हमने निकाल के, यानी एक मसल के अंदर कई सारे फेसिकुलाई होते हैं के, इन्हें मसल एक मसल में के, एक मसल में क्या होता है, एक मसल के अंदर जो है वो कई सारे फेसिकल होते हैं, फेसिकुलाई होते हैं, फेसिकल होते हैं कई सारे। ठीक है, एक मसल में कई सारे फेसिकल होते हैं, एक मसल में कई सारे फेसिकल होते हैं। ठीक है, फिर फेसिकल जो है उसके यदि हम देखें तो फेसिकल के बाहर है ना, फेसिकल के बाहर एक कवर होता है, एक कवर होता है, और उस कवर को क्या बोलते हैं? उस कवर को हमने क्या कहा? उसे हमने जो है वो पेरीमाइसियम कहा हमने, उसे क्या बोला हमने? पेरीमाइसियम कहा। याद रखना, जो पूरी मसल है उसके बाहर भी एक कवर है, उसे इपीमाइसियम कहते हैं, यानी जो पूरा मसल का जो बंडल है उसके बाहर एक टफ कवर है, जो कनेक्टिव टिश्यू से बना टफ कवर है, उस कवर को क्या बोला हमने? इपीमाइसियम कहा हमने। इपीमाइसियम किसका? पूरी मसल का कवर है। फिर इसके अंदर जो फेसिकुलाई थी, उस एक फेसिकुलाई का कवर क्या है? उसे बोलते हैं पेरीमाइसियम कहा हमने उस कवर को। ठीक है, ध्यान सुनिएगा के। फिर अब इस फेसिकुलाई में क्या प्रेजेंट है? इस फेसिकुलाई में प्रेजेंट है मसल फाइबर के, जो एक्चुअली में इस फेसिकुलाई में क्या प्रेजेंट है? इस फेसिकुलाई में गुच्छे में क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है मसल फाइबर। देखिए आप, जो एक्चुअली में सेल के, यानी जो मस्कुलर सेल है एक्चुअली वो मसल नहीं है, मस्कुलर सेल पूरी मसल नहीं है, मस्कुलर सेल इज दी मसल फाइबर, जो कि मसल्स का एक हिस्सा होता है। ठीक है, फेसिकुलाई से क्या बना मिला हमें? मसल फाइबर के, मतलब यह है कि एक गुच्छे फेसिकुलाई में जो है वो कई सारे मसल फाइबर होंगे के, और मसल फाइबर के चारों तरफ वाली जो लेयर दिखाई पड़ेगी वो क्या? वो है एंडोमाइसियम। क्या बोला उसको? हमने बोला बेटा, उसको हमने बोला एंडोमाइसियम, हमको ये दिखाई पड़ा यहाँ पर। ठीक है, सीधे एंडोमाइसियम। क्लियर? ठीक है, मसल फाइबर देख रहे हैं, और मसल फाइबर पर नर्व सप्लाई आकर जुड़ेगा के, तंत्रिका नर्व सप्लाई आकर जुड़ेगा कहां पर? मसल फाइबर पर के। मोटर एंड प्लेट बोलेंगे इसको हम के। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको, जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे वो काम करता है के। अब इतना कि नर्व सप्लाई का जो लेवल होता है वो कहां तक होता है? वो हर एक मसल फाइबर तक होता है, और मोटर एंड प्लेट पर जो है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर जुड़ता है। न्यूरो मतलब नर्व, मस्कुलर मतलब मसल, तो नर्व और मसल के बीच जो जंक्शन होगा उसे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलेंगे, और यही वो जगह होती है जहां पर नर्वस सिस्टम अपना स्टिमुलस ट्रांसफर करता है किसको? मसल्स को, और उसके अकॉर्डिंग मसल जो है वो रिएक्ट करती है। ठीक है, फिर अब यदि हम देखें यहां पे कि मसल फाइबर के अंदर क्या है, तो मसल फाइबर के अंदर कई सारे जो है कई सारे पैरेलल अरेंज फाइबर देखने मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मायोफिब्रिल कहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? मायोफिब्रिल कहते हैं इनको हम। ठीक है, मतलब एक मसल फाइबर में कई सारे मायोफिब्रिल होंगे। ठीक है, मायोफिब्रिल क्या होंगे? पैरेलल अरेंज जो है वो पैरेलली अरेंज जो है पारिवारिक तंतु है, फाइबर दिखाई पड़ेंगे के, और ये जो मायोफिब्रिल होते हैं ये किससे बने होंगे? ये बने होंगे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से, ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से ये बने होंगे। ठीक है, क्लियर? देख रहे हैं हम, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से बने हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स, एक साथ जिनको बोलते हैं मायोफिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है, आप समझो कि बिल्कुल एकदम दिमाग में इमेज क्लियर रहना चाहिए कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन ने
एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन ने मायोफ्लामेंट्स को बनाया, मायोफ्लामेंट्स ने मायोफिब्रिल को बनाया, मायोफिब्रिल ने जो है वो मसल फाइबर को बनाया, मसल फाइबर ने फेसिकुलाई को बनाया और फेसिकुलाई ने पूरे मसल्स को बनाया। क्लियर? मतलब क्या बेटा, मैंने कहा आपसे कि एक्टिन और मायोसिन के मायोफ्लामेंट से मायोफिब्रिल बनते हैं, कई सारे मायोफिब्रिल से मसल फाइबर बनता है, कई सारे मसल फाइबर से फेसिकुलाई बनता है और कई सारे फेसिकुलाई से एक प्रॉपर मसल्स बनती है। क्लियर? ठीक है, रटना नहीं है अभी, केवल दिमाग में रखना है ये चीजों को कि जब हम मसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब इस पर बात करेंगे दोबारा। ठीक है, तो हम समझ गए कि भाई क्या किस तरह का। तो देखो ये आप देख रहे हो पूरी मसल का जो कवर है वो इपीमाइसियम है, फेसिकुलाई का जो कवर है पेरीमाइसियम है, ठीक है, और एक मसल फाइबर का जो कवर दिखाई पड़ रहा है आपको वो क्या, वो एंडोमाइसियम है वो। ठीक है, क्लियर? तो देखिए आप, है ना, और याद रखिएगा बेटा, चूंकि मसल फाइबर एक सेल है, ठीक है, चूंकि मसल फाइबर एक सेल के समान है, इसको मस्कुलर सेल बोल सकते हैं। तो मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर सेल की जो मेम्ब्रेन है उसे सार्कोलेमा कहते हैं बेटा, उसके लिए हम सार्कोलेमा वर्ड यूज करते हैं। सार्कोलेमा इज दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ दी मसल फाइबर सेल। मसल फाइबर सेल की सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं, मसल फाइबर सेल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, मसल फाइबर सेल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, मसल फाइबर सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिलता है, मसल फाइबर सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिलता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कैल्शियम आयन का बड़ा स्टोर हाउस होता है। अब कैल्शियम आयन कहां से बीच में आ गए, हम आगे बात करेंगे, चलिए छोड़ते हैं, थोड़ी आगे बढ़ते हैं। के तो अभी हम इतना समझ गए कि मसल फाइबर सेल को हम देख रहे हैं, उसके एक सेगमेंट को देख रहे हैं, सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन है उसकी, सार्कोप्लाज्म अंदर का लिक्विड है उसका, साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर जो मसल फाइबर सेल है उसके अंदर कई सारे मायोफिब्रिल हमको देखने मिल रहे हैं। और मायोफिब्रिल किससे बने होते हैं? एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं। ठीक, अब आप बोलोगे सर इसमें ए बैंड और लाइट बैंड क्या? तो ये सब जो है वो जो बैंड है, जो बैंड्स हैं, ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, जेड लाइन क्या होती है, ये सब हम आगे बात करेंगे कि जब मसल डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी हम अपने मुद्दे से भटकेंगे नहीं, अभी बिल्कुल फोकस करके इसी पर बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए। Their action moves the body to adjust the changes in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. Okay? In general, muscles play an active role in all movement of the body. याद रखिए, बॉडी में जितने प्रकार के मूवमेंट होते हैं उन सब में मसल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मैंने कहा ना, यदि ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना है, मतलब एक हाइड्रोस्टेटिक पूरा मूवमेंट बॉडी के अंदर करना है, दैट इज क्रिएटेड बाय द हार्ट। तो हार्ट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्रिएट कर रहा है और ब्लड उसके चलते जो है ब्लड जो है वो पंप हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर के। तो मस्कुलर मूवमेंट इन्वॉल्व है वहां पर के। इंटेस्टाइन में फूड लगातार आगे बढ़ रहा है और एब्जॉर्ब जो है फूड को डाइजेस्ट किया हमने। स्टमक है, स्टमक में फूड आया, स्टमक ने चर्निंग मूवमेंट किया, फूड को एसिड में मिक्स किया, अगेन ए मूवमेंट, मसल्स के बगैर नहीं हो सकता है। वहां से स्टमक ने जो है फूड को कहां दिया? ड्यूडेनम में दिया, ड्यूडेनम में फूड आगे बढ़ता जा रहा है, धीमे धीमे वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो अगेन इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट मसल्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिसे हम बात कर रहे हैं, हम सांस लेते हैं, कि हम जो सांस लेते हैं कि इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स करके, तो जो भी मूवमेंट है दीज मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। कि यदि हार्ट का मूवमेंट रुक जाए, मसल्स का मूवमेंट, तो डेथ हो जाएगी। यदि जो है वो इंटरकॉस्टल मसल्स डायफ्राम काम करना बंद कर दे, तो जब पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम हो जाता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल कर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि जो है वो सांस नहीं ले पाता है व्यक्ति। ठीक है, तो मतलब मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी। ठीक है, फिर हमारे दिमाग में आता है कि मूवमेंट का मतलब ये हो गया है कि यहां से वहां निकल चले गए। ठीक है, अरे ये तो लोकोमोशन है यार, एक हिस्सा है कि फूड लेने के लिए आप यहां से वहां मूव कर दिया आप क्या। ठीक, लेकिन बॉडी में देयर आर लॉट्स ऑफ मूवमेंट्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जो है फॉर द लाइफ। ठीक है, क्लियर। फिर मसल्स जो है वो तीन तरह की होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। के तीनों के जो इमेजेस बेटा एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। Hi, sorry to disturb you in between lecture.
but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, पहला है स्केलेटल मसल। आप देख रहे हैं आपको लंबी लंबी धारियां दिखाई पड़ रही है आपको स्ट्रेट के, इसको हम स्ट्रेट मसल होते हैं। अब ये धारियां क्यों होती है, कैसे होती है, हम आगे बात करेंगे इस पे जब मसल डिटेल देखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि स्केलेटल मसल फाइबर को स्ट्रेट मसल फाइबर बोलते हैं, रेखित मांसपेशियां भी कहते हैं इनको। उनके ये वॉलंटरी मसल होती हैं, हमारा जो ये इनको जो है इनको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आप देख रहे हैं दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको स्मूथ मसल फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं आपको के। स्मूथ मसल फाइबर जो है उनमें हमको लंबी लंबी धारियां नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए स्मूथ बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मूथ मसल फाइबर में? स्मूथ का मतलब क्या है? स्मूथ का मतलब ये है कि जैसे रेखित मांसपेशियों में स्ट्रेट मसल्स में आपको लकीरें दिखाई पड़ रही थी, वो लकीरें यहां पर नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ मसल फाइबर के। और कार्डियक मसल टिश्यू कहां होता है? जो केवल हार्ट में प्रेजेंट होगा वो कार्डियक मसल टिश्यू कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा कार्डियक मसल टिश्यू जो है उसकी क्या सिमिलरिटी है रेखित मांसपेशियों से या स्ट्रेट मसल से या स्केलेटल मसल से? सिमिलरिटी ये है कि स्केलेटल मसल पर भी हमको धारियां और स्ट्रिप्स देखने मिलती हैं, और वही धारियां हमको कार्डियक मसल पर भी देखने मिलती हैं। परंतु अब कार्डियक मसल की स्मूथ मसल से सिमिलरिटी क्या है? स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती है, कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री होती है, दोनों को कंट्रोल हम नहीं कर सकते। क्लियर? स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल वन। व्हाई? जो स्केलेटल मसल टिश्यू को स्केलेटल मसल टिश्यू क्यों बोला हमने? क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से क्लोजली जुड़ा होता है। इन ए टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, ये वाला मसल की बात करें बाइसेप के, तो एक टिपिकल बाइसेप मसल की हम बात करें जिसमें रेखित मांसपेशियां जो है वो बोन से जुड़ी होंगी, उनके इस प्रकार से बोन से जुड़ी होंगी ताकि हम हैंड को मूवमेंट कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इन ए टिपिकल मसल जैसे कि बाइसेप्स की बात करें, स्ट्रेट स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन पैरेलल फैशन के। तो स्केलेटल मसल फाइबर जो होते हैं वो पैरेलल फैशन में जो है वो बंडल बनाकर जुड़े होते हैं के। एंड स्केलेटल मसल फाइबर पैरेलली जो है वो एक गुच्छा बनाएंगे, बंच बनाएंगे, और उससे जो है पूरा का पूरा जो है वो बाइसेप मसल बनेगा। तो मतलब बाइसेप मसल एक इज ए पैकेट, इट्स लाइक ए बिग मसल के। उसके अंदर कई सारे फेसिकुलाई होंगे, उस फेसिकुलाई में कई सारे क्या होंगे, मसल फाइबर होंगे, उन मसल फाइबर में कई सारे मायोफिब्रिल होंगे, और हर एक मायोफिब्रिल में कई सारे क्या होंगे, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होंगे, मायोफिलामेंट्स होंगे। क्लियर? ये तो दिमाग में रहना चाहिए एकदम। क्लियर? फिर ए शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेज सेवरल बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर। मसल फाइबर के कई सारे बंडल्स को जो है वो क्या होते हैं, हमने देखा बेटा कि जो मसल फाइबर के पूरे बंडल को जो है वो टफ कनेक्टिव टिश्यू जो है उसे इंक्लोज करता है, एक कवर बनाता है। मैंने बताया भी था आपको, बताइए क्या नाम होता है उसका कवरिंग का जो पूरे मसल को घेरता है, ठीक है, बताइए नाम क्या। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। देखिए ये देख रहे हैं हम बाइसेप मसल, दिस इज दी बाइसेप मसल एंड दिस इज द ट्राइसेप मसल, ठीक है ना। ये इसका टेंडन जुड़ा है इससे, और जो भी मुड़के बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम अपने हैंड को मोड़ पाएंगे। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है एट द सेम टाइम जो है सेम टाइम जो है वो ट्राइसेप रिलैक्स होता है, ठीक है। जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तब बाइसेप रिलैक्स होता है, तो ये दोनों मसल जो है वो अपोजिट मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। ठीक, तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि पूरा का पूरा, देखो एनसीईआरटी में लिखा है इसके पर नाम नहीं दिया, एनसीईआरटी में लिखा है पर नाम नहीं दिया उन्होंने। मैंने आपसे कहा ना कि पूरा मसल फाइबर जो होता है, देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, उन्होंने क्या लिखा, एनसीईआरटी में लिखा उन्होंने ए शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर, ठीक है। अब वो शीथ क्या है, वो है इपीमाइसियम के। आप देख लो इपीमाइसियम इज अ शीथ जो कि पूरे के पूरे इज अ शीथ जो पूरे के पूरे मसल फाइबर को चारों ओर से कवर किए होती है। क्लियर? ठीक है। फिर देखिए आप ना, यदि हम जो है मसल फाइबर को देखें तो मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं।
देखो ये सार्कोलेमा दिखाई पड़ रही है, ठीक है। सार्कोलेमा में आपको जो है वो क्या अंदर झांक के देखा हमने कि मसल फाइबर सेल के अंदर क्या है, तो हम देख रहे हैं कि बड़ा अजीब सा अरेंजमेंट दिखाई पड़ रहा है। कई सारे हमको लंबे लंबे पैरेलल फाइबर दिखाई पड़ते हैं, इनको मायोफाइब्रिल कहा हमने। और ये जो मायोफाइब्रिल होते हैं ये एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं इनके। जब हमने इन मायोफाइब्रिल का एक हिस्सा को मैग्नीफाई करके देखा तो हमें वहां पर जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई पड़ा। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो पूरा जाल के ऊपर मसल फाइबर में फैला होता है। तो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दिया, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम साइटोप्लाज्म को क्या बोल रहे हैं, सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर। फिर अब क्या देखा हमने देखा मसल फाइबर की एक खास बात देखी हमने यहाँ पे कि मसल फाइबर में हमको बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब ये है फॉर मस्कुलर मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यू नीड एनर्जी, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स व्हाई यू नीड माइटोकॉन्ड्रिया, आपको माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वी कंज्यूम लॉट्स ऑफ एनर्जी, हमें बहुत बड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, हम बहुत ऊर्जा को खर्च करते हैं। इसका मतलब ये कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या आप वर्कआउट करते हैं, उसके बाद आपको तेज भूख लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी ने काफी सारा एनर्जी इस्तेमाल किया हुआ है उस मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ठीक है ना। इसीलिए काफी बड़ी मात्रा में फूड बॉडी ने इस्तेमाल कर लिया होता है, तो बॉडी को और फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें कई बार एक्सरसाइज करने के बाद तेज भूख लगाती है, ठीक है। फिर तो स्केलेटल मसल के फंक्शन क्या होते हैं, तो ये मूवमेंट्स में रोल प्ले करती है, ठीक है, ये बॉडी का पोस्चर मेंटेन रखती है, ये जॉइंट्स को स्टेबलाइज करती है, और कई बार अपने आप धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट करके जो है हीट को जनरेट करती है। हमारी जो स्केलेटल मसल्स है वो जो है ठंड के मौसम में हमें कपकपी आती है, ठीक है, कपकपी से आती है, तो मतलब वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके जो है वो हीट को जनरेट करती है, ठीक है। फिर बॉडी का भाई ये जो हम सीधे खड़े होते हैं तो इसके पीछे कारण ये कि मसल्स बकायदा तो बॉडी के टोन को बनाए रखते हैं, टोनिसिटी ऑफ बॉडी की टोन को बनाए रखने में जो है मसल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मसल टोन कहते हैं इसको हम, तो ये जो है वो पोस्चर को मैनेज करने में रोल प्ले करती है, क्लियर, ठीक। फिर आते हैं स्मूथ मसल्स की बात करते हैं हमके। द स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट बोथ एंड्स के फ्यूजिफॉर्म होते हैं। तो देखो बेटा, एक वर्ड होता है फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म होता है दोनों सिरों पर नुकीला, ऐसा, ठीक है, दिस इज नोन एज फ्यूजिफॉर्म। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, फ्यूजिफॉर्म वर्ड यूज करते हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा आपसे कि जो स्मूथ मसल फाइबर होते हैं वो वास्तव में हमको इस तरह के दिखाई पड़ते हैं, फ्यूजिफॉर्म सिरे वाले दिखाई पड़ते हैं, दोनों सिरों पर पतले नुकीले से होते हैं, इनमें हमको रेखाएं या स्ट्रिएशंस नहीं दिखाई पड़ते हैं। द सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीट के, ये भी कनेक्टिव टिश्यू शीट से ही बंडल होते हैं आपस में के, और इन सेल्स के बीच में जो है वो देयर आर सम जंक्शंस होते हैं, जॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। देखो हम देखते हैं, हम देख रहे हैं बेटा, हमें दिखाई पड़ रहा है ये स्केलेटल मसल को देख रहे हैं हम, और ये दिखाई पड़ रहा है स्मूथ मसल, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल में आप देख रहे हैं कि आपको बकायदा आपको जो अरेंजमेंट है, एक पूरे के पूरे स्ट्रिएशंस दिखाई पड़ रहे हैं, आपको रेखाएं दिखाई पड़ रही है, और फाइबर बिल्कुल एकदम पैरेलली अरेंज है फाइबर यहाँ पर के। स्मूथ मसल में आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि आपको जो मसल फाइबर है उनके बीच में आपको देखो आप कुछ गैप दिखाई पड़ रहा है, वहां पर जो है वो उनको कनेक्ट करने वाला ग्राउंड सब्सटेंस भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा यहाँ पर के, तो ये हमको स्मूथ मसल फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने देखा स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, और देखो हमको इसमें टेपरिंग एंड, ये जो है ना सिरे न्यूक्लियर सिरेट के, हमको ऐसे टेपरिंग एंड न्यूक्लियर सिरे दिखाई पड़ता है। दिस इज द कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल लास्ट वाला, ठीक है बेटा, ठीक। देखिए ना, ये हमें दिखाई पड़ रहा है स्मूथ मसल फाइबर्स, है ना। तो ये हर एक मसल फाइबर एक सेल के, तो हमने देखा ना बेटा, हमने कहा था कि देखो ये है ना, समझो बात को, मैं हमेशा आपसे कहता हूं बेटा, मैं कई बार चीज़ों को रिपीट करता हूं, इसलिए रिपीट करता हूं ताकि लेक्चर सुनने के दौरान ही आप याद कर लें। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप जो है वो चीज़ों को लिख कर बाद में बहुत लंबे समय तक याद करते रहेंगे। अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, मतलब यहाँ इसके लेक्चर सुनने के बाद चीज़ें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक काम करते हैं फटाफट के, मसल में क्या क्या होता है उसको एक बार दिमाग में सेट कर लेते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। पूरा मसल का गुच्छा है, पूरा मसल से, मसल्स में हमने क्या देखा, बाहर इपीमाइसियम ने कवर किया हुआ है, मसल्स के अंदर कई सारे फेसिकुलाई हैं, ठीक है, पेरीमाइसियम ने फेसिकुलाई को कवर किया हुआ है, और फेसिकुलाई के अंदर कई सारे क्या है, कई सारे मसल फाइबर हैं, मसल फाइबर के अंदर कई सारे क्या है, मायोफिब्रिल है, और मायोफिब्रिल के अंदर कई सारे क्या है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। चलिए
तो देखो हम देख रहे हैं बेटा, ये हमें दिखाई पड़ रहा है ये, तो जो स्मूथ मसल्स दिखाई दे रहा है आपको, तो स्मूथ मसल्स को जनरली ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर उससे जो है वो सप्लाई करते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर हमारे कंट्रोल में काम नहीं करते हैं, वो अपने आप काम करते हैं कि, तो ये इसीलिए स्मूथ मसल जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बिकॉज दे आर सप्लाइड बाय द ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर के। और जो शीथ ऑफ मसल्स आपको, शीथ ऑफ सेल्स दिखाई पड़ रहा है आपको इमेज में, हमने एक मसल को मैग्नीफाई करके देखा तो हमको टैपरिंग एंड वाली मसल दिखाई पड़ रही है आपको। फिर आप क्या देख रहे हो, आप जो है ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर को देख रहे हो, तो उनके देख रहे हैं आप, उनके कुछ फूले हिस्से हमको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे के, और ये जो हिस्से होते हैं, जो वेरिकोसिटीज होती हैं, वही सप्लाई करती है स्मूथ मसल्स को, ठीक है। तो इस लेवल पर हम कहां पढ़ेंगे बेटा, इस लेवल पर हम पढ़ेंगे जब हम लोकोमोशन वाला हिस्सा पढ़ेंगे, तब वहां पर हम इस पर बात करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स की वॉल, स्टमक की वॉल, इंटेस्टाइन की वॉल, वहां पर क्या होता है, वहां पर स्मूथ मसल फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, उनको हम जो है वो अपने ब्रेन से कंट्रोल नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, क्या we usually are not able to make it contract merely by thinking about it and जैसा हम मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे मूव कर सकूं, हाथ को, मैं अपने हाथ को मूव करने का सोचा मैंने, तो स्केलेटल मसल ने मेरी बात सुन ली, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है उनको मैं रिवर्स डायरेक्शन में कर लूं, रोक दूं थोड़ी देर के लिए, तो वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि इसका मतलब ये कि हम स्मूथ मसल्स पे, चूंकि जो है सिंपल से स्मूथ मसल जो है उनका नर्व सप्लाई डिफरेंट टाइप का होता है, तो वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती है, जबकि स्केलेटल मसल हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कार्डियक मसल के ऊपर बात करते हैं। कार्डियक मसल टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल, देखो कॉन्ट्रैक्टाइल तो वो भी है, स्मूथ मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्ट्रेट मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, परंतु कंटिन्यूअसली बगैर रुके जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है वो क्या, वो है कार्डियक मसल हेड के, जो केवल और केवल हार्ट में पाई जाती है, कि ब्लड को पंप करने में रोल प्ले करता है हार्ट के, ठीक। द सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, के जो सेल जंक्शंस होते हैं बेटा इनके एंड कार्डियक मसल फाइबर के बीच के जो सेल जंक्शन होते हैं वो काफी क्लोजली पैक होते हैं, काफी अच्छे से पैक होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड डिस्क को बनाते हैं, और उस डिस्क के थ्रू क्या होता है कि इस पूरे अरेंजमेंट के थ्रू क्या होता है कि कार्डियक मसल्स जो है वो आपस में मजबूती से जुड़ी होती हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बेटा, मजबूती जुड़ी होने के साथ साथ में ये एक बेहतर कोऑर्डिनेशन में काम करती है। तो यहां पर हमें कई सारे गैप जंक्शंस भी देखने मिलते हैं। अब ये गैप जंक्शन क्या होते हैं ये हम पहले बात कर चुके थे, यानी हमको जो मसल, जो देखो बेटा, जो मसल्स, जो हम कार्डियक मसल फाइबर सेल की बात करें हमके, तो इन सेल्स के बीच में भी हमको जो है वो जैसे एपिथेलियम में हमने देखा था, वैसे ही इनके बीच में भी जो है वो हमको इंटरकनेक्टेड डिस्क देखने मिलती है, और जो एपिथेलियम में जैसे गैप जंक्शंस थे, वैसे कार्डियक मसल जो होती है उनके अंदर भी जो है वो आयनिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। देखिए ना, हम देख रहे हैं ये कार्डियक मसल सेल्स को देख रहे हैं किस प्रकार से आपस में क्लोजली गुथी होती है, मजबूती से इनके इंटरसेलुलर जंक्शंस इनको सेल्स को आपस में जोड़े होते हैं, ठीक है। देखिए जो इंटरकनेक्टेड डिस्क है बेटा, बेसिकली वो क्या है, वो कम्युनिकेशन जंक्शन है, आईएमपी, ठीक है। एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा, जो इंटरकनेक्टेड डिस्क है के, देख लो आप इमेज में देखिए ध्यान के, आपको दिखाई पड़ा कार्डियक मसल में कई सारे डिस्क ये जोड़ रहे हैं, एक सेल को जोड़ के ये इंटरकनेक्टेड डिस्क के, तो इंटरकनेक्टेड डिस्क जो होती है जिनको हम कम्युनिकेशन जंक्शंस कहते हैं, ये वो फ्यूजिंग पॉइंट होते हैं जहां पर सेल्स आपस में फ्यूज कर जाती हैं और एक यूनिट के समान, एक इकाई के समान व्यवहार करती है। मतलब एक सेल को सिग्नल मिलेगा तो सारी सेल्स को वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगी, सब एक साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये हर सेल को अलग अलग सिग्नल नहीं भेजना पड़ता है, यहां पर एक सेल को सिग्नल मिलेगा, उससे वो पूरी इंफॉर्मेशन सब सेल तक पहुंच जाएगी, इतना क्लोज कॉन्टैक्ट होता है और पूरा टिश्यू एक साथ कॉन्टैक्ट कर जाता है, ठीक है ना। ठीक, क्या लिखा देखो एनसीईआरटी में, communication junction interconnected disk at some fusion point allow the cell to contract as a unit. When one cell receive a signal to contract, its neighbors are also stimulated to the contract क्या, तो मतलब जो कार्डियक मसल है बेटा उसमें इंटरकनेक्टेड डिस्क पाई जाती है, ये यूनिक फीचर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, क्योंकि एक प्रकार के कम्युनिकेशन जंक्शन होते हैं और यहाँ से जो है जब इंपल्स को लिया जाता है, रिसीव किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, तो ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी कार्डियक मसल तक पहुंच जाती है, ठीक है, क्लियर। तो हम देख रहे हैं ये देखो इंटरकनेक्टेड डिस्क कैसा दिखाई पड़ता है, डायग्राम को ध्यान से देखिए, अब कार्डियक मसल का आप जो है वो डायग्राम देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ठीक। तो एक प्रकार के ये कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं।
एक्चुअली जो गैप जंक्शन वर्ड यूज करते हैं बेसिकली हम एपिथेलियल टिश्यू के लिए यूज करते हैं। यहां पर हम कहते हैं कि वैसे ही हमको जंक्शन देखने मिल रहे हैं जहां पर आयनिक ट्रांसपोर्ट, इंपल्स ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो वो बेसिकली कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है जो मसल फाइबर सेल के अंदर देखने मिलता है और उसमें कैल्शियम आयन स्टोर होता है। याद रखिए कैल्शियम आयन की कमी होने पर जो है कैल्शियम, याद रखिए कैल्शियम आयन की कमी बॉडी में इसलिए नहीं होती जो है, देखो कैल्शियम आयन बॉडी में कम हो सकता है तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी के, लेकिन कैल्शियम आयन कभी भी बॉडी में इतना कम नहीं होता है कि मसल्स काम करना बंद कर दे, क्योंकि आपकी जो बोन्स होती है उनके पास बड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। इसलिए जब भी आपकी डाइट में कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियों पर पहले असर पड़ेगा, क्योंकि हड्डियों का कैल्शियम निकल के क्या हो ब्लड में जा रहा होगा और ब्लड उसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो आपकी बोन से आ रहा होगा। इसलिए डाइट के थ्रू कैल्शियम का आना जरूरी ताकि आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहे। कैल्शियम के बगैर जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमको एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब चूंकि यहां पर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको हमें अलग से पढ़ना है लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है ना, तो इसलिए हम जो है वो इसको केवल यहां पे इंट्रोडक्टरी लेके छोड़ रहे हैं यहां पे हम, और ताकि आपके दिमाग में बात रहे। तो देखो आप देख रहे हो कि क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि एक मसल्स थी, मसल के अंदर कई सारे फेसिकुलाई थे, फेसिकुलाई में कई सारे मसल फाइबर थे, मसल फाइबर में कई सारे मायोफिब्रिल थे और मायोफिब्रिल में कई सारे एक्टिन और मायोसिन मायोफिलामेंट थे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मायोफिलामेंट के लेवल पर होता है, मतलब एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो लिखो क्या लिखा है नंबर 1, मायोसिन हेड हाइड्रोजन एटीपी के, मायोसिन का जो हेड होता है, मायोसिन का हेड जो होता है वो एटीपी का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब मायोसिन में हेड होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, क्या किस प्रकार से बना होता है, ये सब बातें बाद में करेंगे। अभी हम इतना कह रहे हैं कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन में से मायोसिन प्रोटीन के पास एबिलिटी होती है कि वो एटीपी को कंज्यूम करता है और अपने, और वह जो है वो एक्टिन से जाकर जुड़ जाता है और उसको एक्टिन को जो है वो अपने ऊपर मूव करवाता है। और बेसिकली क्या होता है बेटा कि मायोसिन हेड जो एक्टिन से बाइंड करता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करने के बाद में इसको जो है वो एक तरफ धकाया जाता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल फाइबर जो है वो लेंथ में छोटा हो जाता है। देखिए ध्यान से, मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्टिन एंड फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज के, तो इसका मतलब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, एक्टिन और मायोसिन जुड़ जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक्टिन के और मायोसिन नहीं जुड़े होते क्योंकि बीच में ट्रोपोनिन प्रोटीन पाया जाता है। आप बोलोगे सर ये ट्रोपोनिन कहां से बीच में आ गया, आएगा बेटा आएगा, ये लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। कि अभी मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जानना जरूरी है कि एक्टिन और मायोसिन कैसे काम करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि एक्टिन और मायोसिन जो है वो क्रॉस ब्रिज बना के फॉर्म करते हैं और मायोसिन एटीपी कंज्यूम करता है और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। याद रखिएगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है बेटा यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कंटिन्यू करता लगातार कि जब एटीपी अवेलेबल हो और कैल्शियम आयन का लेवल सार्कोप्लाज्म के अंदर हायर साइड उठ के, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है तो कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्म से निकालकर हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाल देते हैं और उस समय एटीपी कंज्यूम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने एक बात की, जनरलाइज बात की हमने कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, जनरलाइज बात की। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है बेटा आपको, ये भी मत बोलना कि सर ने ऐसा पढ़ाया कि कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है ना, अभी मैंने केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि यू शुड नो अबाउट कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मायोफिलामेंट के, एंड मायोफिलामेंट्स आर द एक्टिन एंड मायोसिन के। एक अकेला एक्टिन मसल को नहीं बना सकता है, एक अकेला मायोसिन मसल को नहीं बना सकता है, क्योंकि दोनों आपस में क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, एक्टोमायोसिन बनेगा, तब ही जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, क्लियर। कैल्शियम आयन इज इंपॉर्टेंट, एटीपी इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए, तो यहां पर हमने जो है वो मस्कुलर टिश्यू को देखा पूरा। अब देखो बेटा मस्कुलर टिश्यू को यदि हम जो है वो और डिटेल में जो पढ़ेंगे ना, तो देखो अभी यहां पर जो है वो केवल है ना इस टॉपिक में इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है के, इसको जब लोकोमोशन मूवमेंट में हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा मसल्स का हमको अंदर डिटेल जाके टी ट्यूब्यूल क्या होता है, कैसे इंपल्स रिसीव करता है, पूरी प्रोसेस को हम वहां पर समझेंगे। ठीक है ना बेटा, चलिए आज के लिए इतना काफी है ना। ठीक है, याद रखिएगा मैंने पहले भी कहा है कि एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भूलना नहीं है, एक एक लाइन को क्लियर रखना है आपको। इस चैप्टर में जो है वो क्वेश्चन का फोकस पूरा का पूरा एनसीईआरटी के ऊपर ही है। ठीक है ना, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में दे रखी होती है और लेक्चर के दौरान मैं आपको जो उनके बारे में मैं आपसे बात भी कर लेता हूं। ठीक है ना, चलिए तो
बड़ा इंपॉर्टेंट सा मैसेज पीछे लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि डोंट गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। बड़ी चीजों को वक्त लगता है। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया कुछ दिन पहले, उसने कहा कि सर मैं 11th क्लास में आया हूं, मैंने बायोलॉजी ले लिया, अभी मेरे को स्कूल के टीचर बोलते हैं मेरे को कि तुमने क्यों बायोलॉजी ले रहे हो? उसने कहा सर डॉक्टर बनना है। अरे डॉक्टर बनने में बहुत वक्त लगता है, तो पहले तुमको एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर तुमको अच्छा डॉक्टर बनना एमडी करना पड़ेगा, फिर तुमको और बड़ा बेहतर डॉक्टर बनना, तुमको जो है पीजी सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। तो तुम क्या 30 साल की उम्र तक पढ़ते रहोगे? कब तक पढ़ते रहोगे? इतने साल पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो सर मैं क्या करूं? बेटा एक उत्तर देना अपने टीचर को। बोला साहब 4 साल में पढ़ के इंजीनियर तो बन जाएंगे, पर जीवन किसी का नहीं बचा पाएंगे। उनके हार्ट फेल होने पे हम हार्ट अटैक आने पर पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इनके हम मनुष्य का जीवन इतना सस्ता नहीं है कि 3 साल 2 साल में आदमी सीख जाए। ठीक है, जितना बड़ा डॉक्टर बनना है उतना बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है वो, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको सर्जरी करते हो डॉक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, तब जाकर आप जो है वो उस लेवल पर पहुंच पाएंगे जहां पर किसी की जिंदगी और मौत के बीच में आप खड़े होंगे कि हम कोशिश करेंगे तुमको मरने नहीं देंगे। आई प्रॉमिस, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेव योर लाइफ। क्या तब हम कह पाएंगे उस चीज को। और ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। क्या तो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, बड़ी चीजों को वक्त लगता है। ठीक है, घास फूस जो है वो 15-20 दिन में उग जाता है, महीने भर में घास उग जाता है, 4 महीने में फसल उग जाती है। लेकिन जब दरख्त बनना होता है, पीपल का पेड़ बनना होता है, बरगद का वृक्ष बनना होता है, विशाल वृक्ष बनना होता है, समय लगता है। उसको उखाड़ पाना भी इतना आसान नहीं होता है। घास फूस तो लोग ऐसे ही उखाड़ जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.